साथियों, आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। जैसा कि प्राचीन समय में लोग मनोरंजन के लिए खेला करते थे, पर आज का दौर वर्तमान समय बहुत अलग है। आज खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स ने, खेल ने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर खड़ा किया है, हमें एक पहचान दिलाई है। हमारे कई स्पोर्ट्समैन और कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम स्पोर्ट्स विषय पर बात करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री दीपक गहलोत जी को। आप फुटबॉल मैनेजर हैं और रायगढ़ में द फुटबॉल एकेडमी के ओनर भी हैं। आप इस कड़ी में सुनने वाले हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम अपना करियर बना सकते हैं। हमारे जो युवा हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो इस कड़ी के माध्यम से जान पाएंगे कि किस तरह से वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करें, और यदि उन्होंने सपना बुना है कि वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे, कुछ अच्छा करने का अगर उन्होंने सोचा है, तो ज़रूर ये कड़ी आपके काम आने वाली है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दीपक जी का हमारे स्टूडियो में। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के स्टूडियो में। और जैसा कि आपने सुना है, रेडियो धूम 89.6 हर विषय को लेकर काम करता है। इसी में आज हम स्पोर्ट्स विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आप इतने अच्छे विषय के साथ हमारे पास आए हैं। युवाओं के लिए आप बहुत सारी गाइडलाइंस देने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं इसी कड़ी में। पर उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। वर्तमान में आप क्या करते हैं ये तो हमें पता है, पर इन पास्ट आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से की, आपका बचपना कैसा रहा और किस तरह से आप फुटबॉल के क्षेत्र में आए, इस विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे। एक तो मैं प्योर लोकल हूँ, मैं रायगढ़ से ही हूँ। मैंने अपनी शिक्षा भी यहीं की है, जो यहाँ के बेहतरीन स्कूल्स रहे हिंदी मीडियम के। बाल मंदिर स्कूल है, नटरा हाई स्कूल्स है। और उसके बाद फिर जब मैं शिक्षा ले रहा था कॉलेज की, तो चूँकि इस पे एक बीच में एक बात बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो शुरू से खेल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे पिताजी भी एक बेहतरीन प्लेयर थे, हॉकी के भी जी। और फुटबॉल के भी। सारा हमारा शहर उन्हें जानता है, उन्हें शहर का नाम भी रोशन किया। हम तो उन्हें मतलब उनका ऑथेंटिक नेम आप देखेंगे तो दुर्गा प्रसाद गहलोत है, जी। मगर सारे लोग उन्हें प्यार से दुर्गी कहते थे। और उसके अलावा हमने ये देखा कि उनके खेल को पसंद करने वाले इतने लोग थे कि पिताजी बताते थे, हम तो छोटे थे, आज वो दुनिया में नहीं है, मगर वो बताते थे कि जब मैं खेलने जाता था तो लोग इतनी भीड़ रहती थी कि लगता था कि हाँ कोई मुझे बड़ा बना देते थे खेलते। हाँ। तो हमारा परिवार शुरू से ही है, और भी हमारे परिवार के जो भाई वगैरह हैं, बड़े ताऊजी वगैरह के, वो सब भी खेल से जुड़े हुए हैं। हमारा एक भतीजा है जो एक प्रोफेशनल एकेडमी में अभी खेल रहा है, उदयपुर की। अच्छा। तो एक्चुअली क्या था कि मैंने सोचा कि भाई चलो खेल तो है, सब खेल रहे हैं, मगर एक ऑफिशियली स्पोर्ट्स पर्सन कैसे बना जाए, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन लाइक आप प्लेयर कैसे बन सकते हैं, और या फिर आप और दूसरे हिस्से कैसे बन सकते हैं खेल के। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सर्च किया और पढ़ाई को थोड़ा बदला। तो मैंने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है मुंबई का, स्किल नेशन, वहाँ से 1 साल का स्पोर्ट्स में आपका स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे फुटबॉल पसंद है तो मैंने फुटबॉल के ऊपर डिप्लोमा इन फुटबॉल मैनेजमेंट किया है 1 साल का। उसके बाद अभी द फुटबॉल एकेडमी क्लब, जो आप थोड़ा बहुत अभी हमने नाम कमाया, आप सुन रहे होंगे, तो उसका संचालन कर रहे हैं हम अभी। और नाम तो यूं ही नहीं कमाया जाता, उसके पीछे एक बहुत कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय होता है। और जैसा कि हम सुन पा रहे हैं, आपने कहा कि बचपन से ही आपने स्पोर्ट्स को देखते हुए आपकी परवरिश हुई है, पिता आपके खेला करते थे। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो फाउंडेशन है, जो न्यू है, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, जो रूट्स हैं वो स्पोर्ट्स से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जी, रूट तो नहीं, हमारे खून में ही स्पोर्ट्स है, समझिए। पिताजी से ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पिताजी से ही गुण आया हमारे परिवार में कि हमारे खून में स्पोर्ट्स है। मगर ये है कि मैं एज ए प्लेयर खेलता, तो एक एज ए प्लेयर अगर स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता तो एक कम समय के लिए, तो इसलिए मैंने उसको प्रॉपर प्रोफेशन बनाया स्पोर्ट्स को।
और भी रास्ते ढूंढे कि मैं पूरा अपना जीवन स्पोर्ट्स के साथ कैसे काट सकूं अच्छे जी से। जी जी। एक प्लेयर खेलता है पर आप एक मैनेजर हैं जो कि आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, और स्पोर्ट्स जो पर्सन है या जो फुटबॉल प्लेयर है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि वहाँ वो सीख सकें, वहाँ वो अपने आप को तैयार कर सकें और बड़े स्तर पर बड़े मंच पे खुद को प्रदर्शित कर सकें। इस तरीके से आप उन्हें गाइड करते हैं। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी राह आपने चुनी है, और जो जी। हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो युवा हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़रूर इस बात को समझ रहे होंगे कि खेलने के साथ साथ हम और किस दिशा में प्रयास कर सकते हैं अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो। अगला जो मेरा प्रश्न है दीपक जी आपसे, वो ये कि आपने फुटबॉल क्यों चुना? देखिए एक्चुअली क्योंकि पिताजी तो हॉकी भी खेलते थे, हॉकी में बहुत बड़ा नाम था उनका, उनको मेजर ध्यानचंद जी ने इनवाइट किया था। ये जी। इनवाइट वर्ड ही हम उनके लिए सही और मानते ये हैं। बहुत बड़ी बात होती है, मेजर कि- ध्यानचंद जी अगर जी, 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 जी। इनवाइट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ और कि- स्पेशली रायगढ़ के किसी प्लेयर को, जी, जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी कि बात है। आप आइए और इंडिया टीम का हिस्सा बनिए, आपका बिल्कुल। खेल बहुत ज़बरदस्त है। मैंने मतलब ऐसा युवा देखा जो मुझ जैसा है, जी, ये वर्ड जी। थे और ये पूरा शहर जानता है, ये जी। मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, फिर हाँ। उन्हें अपना पूरा किट गिफ्ट किया था पिताजी को, हम्म। और अपने स्टिक्स वगैरह भी दी थी। हम्म। और फिर उसके बाद क्या था कि मैंने भी थोड़ी सी शिक्षा ली। हम एक्चुअली स्पोर्ट्स को अब शिक्षा के तौर पे देखें तो बेहतर होगा। जी, जी, हम हाँ। एंटरटेनमेंट से थोड़ा उभरे हैं। जी जी तो बिल्कुल। विंसेंट लकड़ा सर हैं जो वर्ल्ड कप प्लेयर थे, हाँ, वो हाँ। जब यहाँ रायगढ़ स्टेडियम में काम कर रहे थे, उनके अंडर मैंने हॉकी भी सीखी। मगर रायगढ़ में क्योंकि हम भी बचपन से जब दौड़ना सीखे तब से फुटबॉल ही खेल रहे हैं, हमारे आसपास में फुटबॉल बहुत ज़्यादा था। और हॉकी भी थोड़े समय के लिए मैं सीख पाया। वो सर बोलते थे कि खेलते अच्छा हो। हाँ हाँ। तो बहुत ज़्यादा आसपास फुटबॉल था, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत एंटरटेनिंग माहौल था। तो मैंने फुटबॉल को ही चुना। जी 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 हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं फुटबॉल से आपका जुड़ाव रहा है, मन के करीब वो रहा है, जुड़ा बहुत हुआ करीब, है, बहुत करीब। और इसीलिए आप उससे जुड़ पाए। जी जी। यहाँ एक मेरा प्रश्न है कि आपने कौन कौन से मैच खेले? क्या आपने अपने आप को एज अ प्लेयर भी ग्राउंड में रखा, या आप मैनेजर ही बनना चाहते थे? इसमें मेरी एक भावना है कि जब मैं सबको खेलते देखता था और पुराने लोगों को देखता था कि जो लोग ने अपना बहुत ज़्यादा समय किसी खेल को दिया है, मगर एक समय के बाद उन्होंने वो खेल छोड़ दिया है, छोड़ दिया। हाँ। तो वो भावना मेरे अंदर थी। तो मुझे बस खेलना था एक समय के लिए। मेरे अंदर ये था कि मुझे ऐसे लोग जो खेलना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाना। खिलाना है। तो मुझे खेलना नहीं, मुझे खिलाना है। तो मैंने फुटबॉल को जो एंजॉय किया वो डिवीज़नल लेवल तक किया है। और प्रोफेशनल फुटबॉल में आप बोलेंगे तो मैं काफ़ी बड़े लेवल तक मैं खेल तो नहीं पाया, मगर खिलाया है मैंने। खेल नहीं पाए पर खिलाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। खेलना स्वयं तक सीमित है और खिलवाना जी, जी। दूसरों तक सीमित होता है, जी। बल्कि सीमा नहीं होती इसकी। जी, जितने जी। प्लेयर आपसे जुड़े हैं वो ज़रूर नए नए कौशल सीख रहे हैं, जी। स्किल उनकी डेवलप हो रही जी, है। जी। ऐसी हमें आशा है। श्रोता, आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6, और हम आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक स्पोर्ट्समैन, एक फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल मैनेजर और द फुटबॉल अकेडमी के ओनर। और चर्चा हम जारी रखते हैं, और अगली कड़ी में हम जानना चाहेंगे दीपक जी, क्योंकि पहले आपने बताया कि आपका जो फोकस रहा है वो फुटबॉल मैनेजमेंट की ओर रहा है, आप खेलने से ज़्यादा खिलवाना आपने चुना। जी। तो इस कड़ी में अगर हम रायगढ़ ज़िले की बात करें, हमारे जी, रायगढ़ शहर जी, की, जी। तो यहाँ आप फुटबॉल को किस तरह से देखते हैं? क्या कितना प्रोग्रेस है, या यहाँ के जो युवा हैं फुटबॉल से किस तरह से जुड़ पा रहे हैं? क्या वो उत्साह है? क्योंकि हम आज के समय में देखते हैं कि क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो लोगों के सर चढ़कर बोलता है, लोग बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट को। तो क्या फुटबॉल भी आप उसके आसपास, क्या आप फुटबॉल को देखते हैं? ये सच है कि क्रिकेट का क्रेज़ बहुत है, मगर हम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि क्रिकेट जो है वो काम कर रहा है पूरे देश के अंदर, तो क्रिकेट आज आगे है। और रही बात फुटबॉल की, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एकेडमिक फुटबॉल का ग्रोथ अच्छा था। लोग, बच्चे यहाँ पे स्टेट खेल रहे थे, डिविजनल खेल रहे थे, आपका कुछ बच्चे नेशनल तक भी गए हैं। मगर प्रोफेशनल फुटबॉल की बात करें तो वो थोड़ा सा वीक था, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा सा कोई ऐसा नहीं था जो समझा सके। जी जी। तो उस पर हमने काम करना शुरू किया है, और अभी ये चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो पहले क्या होता है कि अगर आपको प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ जाना है
तो एक तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स अब स्पोर्ट्स नहीं रहा, वो एजुकेशन हो गया है। बिल्कुल, हाँ। तो प्रोफेशनल फुटबॉल में अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा उस स्पोर्ट्स के लिए, फुटबॉल के लिए। बिल्कुल, तो हाँ। हमने क्या किया, फिर जो अनऑफिशियल फुटबॉल खेल रहे थे क्लब्स, उनसे पहले बात की, उनको बताया कि स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंदर आपको अपने क्लब को रजिस्टर्ड करना होगा। अच्छा। और वो दोनों फिर आपके स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिलके फिर आपके क्लब को, जो हमारे नेशनल बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके अंडर रजिस्टर्ड करते हैं। तो आपको एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के थ्रू एक ऑफिशियल अकाउंट मिल जाता है। तो आप एक ऑथेंटिक रजिस्टर्ड क्लब या एकेडमी हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंडर आपके जो प्लेयर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक उनको कोड जनरेट हो जाता है उन प्लेयर्स को। अब वो जो कोड है वो उनके लाइफ टाइम रहेगा कोड। अच्छा। वो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कोड रहता है लगभग 6 महीनों तक। और अगर बच्चा कंटिन्यू है तो वो फिर फीफा कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, हाँ। उसके बाद वो जो बच्चा यहाँ रायगढ़ में खेल रहा है उस कोड के थ्रू उसका कैरियर वहाँ पे ऐड होता जाएगा कि उसने कौन कौन से मैचेस खेले, जो ऑफिशियल मैचेस हैं। तो वो उसके कैरियर में ऐड होता जाएगा और उस कोड के थ्रू वो ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी फुटबॉल खेलना चाहता है जा सकता है। उसका कैरियर उस अकाउंट में दिखता है। तो ये हमने क्लब्स को बताया, समझाया। तो पहले थोड़ा सा दिक्कत होती थी क्योंकि ऐसी चीज़ें थी नहीं, समझने में समय लगता है। हाँ। मगर अभी जो स्थिति है, ये पिछले कोविड के बाद हमने शुरू किया था। हाँ। हमारी एकेडमी तो पहले से काम कर रही थी, हम पहले से रजिस्टर्ड थे, हमारे बच्चे रजिस्टर्ड थे। फिर उसके बाद क्योंकि हम अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते, जब तक कंपटीशन खड़ा नहीं होगा तब तक हो नहीं सकता कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉल को डेवलप कर सकें। हाँ। तो हमने उसके बाद फिर काम करना शुरू किया, कई एकेडमीज़ को रजिस्टर्ड किया डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ मिलके। और उसके बाद फिर उन बच्चों को रजिस्टर्ड कराया, पूरा प्रोसेस समझाया, एजुकेट करते गए। हाँ। तो आज ये स्थिति है कि प्रोफेशनल फुटबॉल की जो एकेडमी और क्लब जो काम कर रहे हैं रायगढ़ में, उनके पास भी काफ़ी बच्चे रजिस्टर्ड हैं। मतलब अभी ये समझिए प्रोफेशनल फुटबॉल में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 400 बच्चे अभी खेल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी संख्या होती है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। प्रॉपर रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। और इससे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट्स के मैचेस होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बन के जाती है आपका फेडरेशन वाले टूर्नामेंट्स में, तो इस साल एक गर्ल्स भी हमारी नेशनल खेल के आई। वो ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमारी एकेडमी से थी। अच्छा। हाँ। और 3 लड़के जो हैं वो नेशनल खेले। 3 लड़के जो हैं वो नेशनल खेलने के लिए अनंतपुर तेलंगाना गए थे। और जो लड़की है वो आपका अनन्या गुप्ता करके, वो गई थी अमृतसर खेलने के लिए। और ये सारे बच्चे अंडर 14 एज कैटेगरी में गए थे। अंडर 14, हाँ। टॉप लेवल का समझिए गेम खेल के आए हैं। बिल्कुल, हाँ। एक्सपीरियंस लेके आए हैं। हाँ। तो ये हमारे रायगढ़ फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी बात है। और जितनी भी एकेडमीज है उनको भी समझ में आने लग गया, तो अब फायदा हो रहा है। और उन बच्चों को भी अगर वो उसको कैरियर लेना चाहते हैं तो क्योंकि आज से ही उनको रूट पता चल गया, तो वो अपना कैरियर ले सकते हैं आगे। बिल्कुल। और अगर कैरियर नहीं भी लेते हैं तो फुटबॉल को एक अच्छे लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न जो है मेरे जहन में आ रहा है दीपक जी, वो ये कि अगर कोई बच्चा आपकी एकेडमी से जुड़ना चाहता है जी, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो आप तक पहुँच सकता है? देखिए रायगढ़ में जितनी भी एकेडमीज हैं, मेरी एकेडमी है या हमारी और भी एकेडमीज काम कर रही हैं, उनसे जुड़ना चाहता है तो एक सिंपल सी बात है। उस पर आप एक तो कांटेक्ट पे आ जाइए। आजकल सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, तो आपको कांटेक्ट ईजी मिल जाएगा। कौन किस जगह पे काम कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप उनसे कांटेक्ट करके, एक छोटा सा प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर है, वो पे करना रहता है क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉल में वो चीज़ जरूरी है, पैसे बहुत लगते हैं। हाँ। उसके बाद फिर उस प्लेयर को रजिस्टर्ड करने के लिए एक प्रोसेस है। एक तो प्रॉपर बच्चों के किट्स हैं सारे क्लब के अलग अलग। ये अच्छा। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो समझने की है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड एकेडमीज क्लब में खेल रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर किट होगा। अच्छा, अच्छे स्पेसिफिक किट होगा। हाँ। तो उसके लिए आपको पे करना रहेगा। और जो आपको रजिस्टर्ड करना है जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बच्चे को, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक आपका आधार कार्ड चाहिए। हाँ। और एज फ्रॉड ना हो इसलिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ। क्योंकि बच्चे कैटेगरीज वाइज खेलते हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17। हाँ। तो वो आपको क्लब में सबमिट करना पड़ेगा। वो क्लब का जो मैनेजर रहेंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कर देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो बहुत सरल प्रोसेस है। बहुत इजी है। और इस तरह से बच्चे जो हैं वो जो इंडिविजुअल खेल रहे हैं
किसी Yes, भी yes. टीम में, Yes, yes. वो एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं जी हाँ, एकेडमी से मतलब वो जुड़कर। एक ऑफिशियल प्लेयर हो गए। बिल्कुल ऑफिशियल रजिस्टर्ड हाँ, प्लेयर। रजिस्टर्ड एक ऑफिशियल प्लेयर हाँ, हो गया, हाँ, उनका कैरियर दिखेगा उन्होंने क्या खेला है। बिल्कुल, और एक गाइडलाइन भी एकेडमी के थ्रू मिलती रहेगी कि किस तरह से खेलना है। क्या ऐसा कोई उन्हें गाइडलाइन मिलता है एकेडमी से? जी हाँ, जी हाँ। क्या होता है जब आप प्रोफेशनल फुटबॉल में जाएंगे तो उसमें जो सिखाने आते हैं वो नॉर्मली नहीं होते। वो क्या होता है, जो हमारी नेशनल बॉडी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और उसके ऊपर है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के कुछ कोर्सेज है कोच बनने के लिए। तो वो कोर्सेज पास करने के बाद वो ग्राउंड पे आते हैं, तभी ऑथेंटिक हो पाते हैं किसी प्रोफेशनल एकेडमी या क्लब में कोचिंग करने के लिए। और वो हमेशा जो है समझिए कि मॉडर्न फुटबॉल को हमेशा स्टडी करते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। अपडेट होते रहते हैं। तो जो बच्चे किसी भी एकेडमी क्लब में जाते हैं खेलने के लिए, वो प्रॉपर सही डायरेक्शन में ही जाते हैं। और जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है फुटबॉल पे काम, उस हिसाब से ही काम आपको दिखेगा उन बच्चों के ऊपर। तो आपको क्वालिटी कंपैरिजन जो है आपका वर्ल्ड वाइज, तो आप अपने बच्चे के मतलब रायगढ़ में जो बच्चा खेल रहा है उससे कंपेयर कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब वो जो स्किल है वो नजर आएगी। हाँ, बच्चे में। आपको उस जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं और आपका बच्चा जो एक नॉर्मल ग्राउंड में खेल रहा है, तो आप देखेंगे तो लगभग आपको स्किल एक जैसी दिखेगी। हाँ, मगर उस पर बहुत सारे और काम करने होते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल। वो जिस जगह पे फुटबॉल ज़्यादा डेवलप है वहाँ पे कंपटीशन वगैरह बहुत रहता है, तो हम उनको इक्वल नहीं मानते हैं, मगर लाइक क्वालिटी आपको वैसी दिखेगी। और ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर मंच मिलता जाए बच्चों को तो वो निखार जो है वो आता रहेगा। 100%। जैसा मैंने आपको बताया 3 बच्चे नेशनल खेल के हैं, तो वो टॉप लेवल कंपटीशन इंडिया के अंदर का जो है वो खेल के आए, खेल कर आए हैं, एक बहुत बेहतरीन अनुभव अपने साथ लेकर आए जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है दीपक जी, और अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फुटबॉल की बात की। जी हाँ, जी। बात करेंगे नेशनल लेवल पर फुटबॉल के पोजीशन के बारे में। अब देखिए, नेशनल लेवल की बात चल रही है तो मुझे तो हमेशा अपना तिरंगा ऊपर होता देखना पसंद है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। श्रोताओ, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, और स्वस्थ शरीर के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया, जैसा कि आप सुन रहे हैं, मिस्टर दीपक गहलोत, और आप द फुटबॉल एकेडमी के ओनर हैं और साथ ही आप फुटबॉल मैनेजर हैं। बहुत अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं, हमारे युवाओं को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस बातचीत के माध्यम से मिल रहा है। इसी कड़ी में अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दीपक जी, आपने अपनी एकेडमी के बारे में कहा कि द फुटबॉल एकेडमी जो है वो रायगढ़ में किस तरह से काम कर रही है, और जो प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स के कौशल विकास में किस तरह से काम कर रही है। एक प्रश्न ये बनता है यहाँ पे दीपक जी कि अगर कोई एकेडमी ओपन करना चाहता है, किसी को लग रहा है कि मुझे इस दिशा में काम करना है और मुझे एक एकेडमी जो है वो चलानी चाहिए, तो उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो मैंने पहले बता दिया है। अब आते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए अभी क्या होता है, कहीं भी आप स्टार्ट कर लो, खिला दो बच्चों को, तो प्रोफेशनल फुटबॉल में वैसा नहीं होता। प्रॉपर जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उस पर काम करना होता है। तो आपको सेपरेट एक जगह चाहिए, तो लाइक कम से कम 60x30 का एक ग्राउंड आपके पास होना चाहिए। अच्छा। और अगर आपको कांटेक्ट अच्छा बना के रखना है लोगों से, तो एक आपका ऑफिस हो, हाँ, एक प्रॉपर कांटेक्ट हो आपके पास, जो नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, आपका सोशल मीडियाज हैं, वो आपके ऑफिस में प्रॉपर एक मैनेजर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कोचेज होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो एक आपके पास ग्राउंड हो गया, कोचेस का कम से कम एक आपके पास हेड कोच होना चाहिए, और कम से कम आपके पास एक असिस्टेंट कोच होना चाहिए। जैसे आप हमारे पास देखें तो हमारे पास 3 कोचेस हैं जी। एक ऑफिस मैनेजर है। अब कोचेस में हमारे पास जो कोचेस हैं वो एक कुणाल अग्रवाल हैं, उन्हें यूएफए से लाइसेंस कोर्स किया है। जैसे मैंने पहले आपको एएफसी बताया, वैसे यूएफए मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फीफा के अंडर जो स्ट्रक्चर है कंट्रीज का, हाँ। तो वो यूएफए से हैं, वो स्कॉटलैंड से उन्हें किया हुआ है। उसमें पहले हमारे स्ट्रक्चर है DCBA और प्रो लाइसेंस करके, तो वो अभी उन्हें C लाइसेंस तक कंप्लीट किया हुआ है। और उनके नीचे एक हमारे पास D लाइसेंस कोच है आरती तिग्गा करके, और उनके नीचे एक असिस्टेंट कोच है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्राउंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल फुटबॉल है वहाँ पे आपको ऐसे नॉर्मल ग्राउंड नहीं मिलेंगे। तो आप जो भी जगह चूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ग्रास हो, है ना, इस तरीके का हो, वो आप रेंट पे ले सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें आप कर सकते हैं।
बिल्कुल। और रजिस्ट्रेशन और एक स्ट्रक्चर, आपने फिजिकल स्ट्रक्चर बताया जी आपने हाँ। ग्राउंड का, और साथ में कोच, क्योंकि डायरेक्टली वही बच्चों से जुड़ेंगे और वही बच्चों को सिखाएंगे, जी हाँ, जी तो हाँ। वो एक बेस्ट कोच भी हमारे पास होने चाहिए एकेडमी में। जी हाँ। स्टेट लेवल पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट है फुटबॉल में? स्टेट गवर्नमेंट का तो अभी तो अब बढ़ रहा है। पहले थोड़ा सा कम था, अब थोड़ा सा बढ़ रहा है। और हमारे क्या होता है, जो हमारी स्टेट बॉडीज़ होती हैं उनको एक्चुअल में ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्टेट जी गवर्नमेंट केवल सपोर्ट करती है। जी जी, हाँ। तो अभी हमारी स्टेट बॉडी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसे क्या होता है कि आपके लीग्स वगैरह अगर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आप वहाँ से क्वालिफाई करके फिर आप स्टेट लीग में जाते हैं। हाँ उसमें हाँ सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, हाँ। एज कैटेगरी वाइज, और आपका वुमेन्स का भी सेम होता है। हम्म। तो अभी स्टेट बॉडी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे पास अभी सीनियर मेंस की लीग है, आपका वुमेन्स की लीग है, हाँ। अभी अंडर 17 लीग्स चालू होने वाली है, वो है। इसका फ़र्क ये आया है 3-4 साल से जो काम चल रहा है, कि अभी छत्तीसगढ़ स्टेट से जैसे आपका नेशनल लेवल पे डिविजनल वाइज गेम होते हैं, थर्ड डिवीज़न, जी। सेकंड डिवीज़न, हाँ। टॉप डिवीज़न और सुपर डिवीज़न। अच्छा। तो ये जो अभी चल रहे हैं ये है। तो इसमें अभी थर्ड डिवीज़न में छत्तीसगढ़ की 2 टीमें खेल रही हैं, एक नारायणपुर से खेल रही हैं आरपीएम, और एक फ्रेंड्स न्यू करके आपका जगदलपुर साइड से खेल रही हैं। तो ये 2 टीमें खेल रही हैं। आपका इंडियन जो वुमेन्स लीग होती है उसके थ्रू इंडियन वुमेन्स लीग जो होती है, वहाँ पे अभी हमारी एक टीम खेल रही है, माता रुक्मणी करके। अच्छा। और ये बहुत अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँ, माता रुक्मणी के जो 2 प्लेयर थे वो यहाँ से जो इंडिया के बड़े क्लब्स हैं, आपका केरला ब्लास्टर है, कोच्चि केरला में है वो। अच्छा। पहले वहाँ उनका सिलेक्शन हुआ, हाँ, हाँ। वो वहाँ से प्रोफेशनल खेल रहे थे, अच्छी खासी फीस उनको मिल रही थी। और अभी वो वहाँ से एक यूरोपियन क्लब में 2 लड़कियां गई हैं, एक अच्छा। किरण पिस्दा करके हैं और एक हाँ, हाँ। दूसरे का नाम मैं भूल गया। अच्छा। तो ये कैरियर उनका बहुत, मतलब स्टेट बॉडी जो काम कर रही है उसकी वजह से उनका कैरियर एक टॉप लेवल पे टॉप पहुंच गया लेवल है, पे, यानी कि जो गाइडेंस और स्टेट गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, स्टेट दोनों फेडरेशन का। हाँ, स्टेट फेडरेशन का जो सपोर्ट है वो दोनों मिलकर जो एक प्लेयर है वो एक सही हाँ। मुकाम तक पहुंच जी पाएगा। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो स्टेट बॉडी अच्छा काम कर रही है अच्छा अभी। काम हाँ, कर रही और है। उनको हाँ। मगर अभी और बहुत सारे काम बाकी है। बिल्कुल। देखिए, अब स्पोर्ट्स जैसा मैं समझ पा रही हूँ तो अनंत है, क्योंकि हमेशा एक नया बैच आएगा, हमेशा एक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस दिशा में अगर हम नेशनल फेडरेशन की बात करें, नेशनल लेवल पर बात करें, इसमें क्या प्रयास हो रहे हैं वर्तमान में? नेशनल बॉडी जो हमारी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो भी बहुत मेहनत कर रही है। और अभी फीफा का इंटरेस्ट बहुत है इंडिया के अंदर। तो अभी जो नया विज़न आया है, विज़न है 2047, उसके अंडर जो हमारे नेशनल बॉडी है उसने एक जो विज़न लेके आए हैं, उसमें उन्हें कम से कम 50 प्रोफेशनल क्लब बनाने, जी। हाँ। जिनके खुद के ग्राउंड हो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में। और उसके अलावा हर जगह ऐसा उन्हें टारगेट किया है कि एक्सेलेंस सेंटर हर स्टेट में हो। उसके साथ वो उन्हें 2047 तक टारगेट किया है कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में 10 ग्राउंड हो अच्छे लेवल के। जी। हाँ। और वो जितने भी अनऑफिशियल फुटबॉल्स जो विलेज वगैरह में होते हैं उसको ऑफिशियल कर सके। और एक सबसे अच्छी बात है जो हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा के साथ अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्हें एक MOU साइन किया है, फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। अच्छा। वो स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए फीफा ने तकरीबन 10 लाख फुटबॉल्स इंडियन गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया है। और कल ही वो उड़ीसा में जस्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा। आई होप कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। उसका एक बहुत अच्छा ये है कि उसमें फुटबॉल जो है वो हर स्कूल को लाइक कंपलसरी खेलना पड़ेगा, एक टूर्नामेंट। हाँ। और जो स्कूल खेलेगी उनको 10 फुटबॉल्स फीफा की मिलेंगी, और एक कंपटीशन वहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा, उस पर कॉम्पिटिट करना है उनको। जी जी। और इसमें शायद नोडल जो है हाँ हाँ। वो या तो कलेक्टर साहब रहेंगे, अच्छा। या फिर सेंट्रल स्कूल रहेगा, या फिर नवोदय विद्यालय रहेगा। अच्छा। अच्छा। तो इस तरीके से इंडियन फुटबॉल्स में भी काम हो रहा है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो इंडियन सेंट्रल बॉडी है हमारी, वो अभी जैसे इंडियन सुपर लीग चल रही है, उसके आने पे बहुत प्रोफेशनल फुटबॉल में बहुत ग्रोथ देखने को मिला। और अभी डिविजन्स उनने बढ़ा दिए। पहले इंडियन सुपर लीग्स होता था, हाँ। उसके बाद हमारा एक इंडियन लीग होता था, उसके पीछे एक सेकंड डिवीजन लीग होता था, क्वालिफाई सिस्टम है। अच्छा। अभी उनने क्या किया है कि एक थर्ड डिवीजन लीग आपका बना दिया है, हाँ हाँ। और उसको कनेक्ट कर दिया है आपका स्टेट लीग से।
अच्छा। तो स्टेट लीग से जो टीम है वो जोनल लीग में जाएगी, जोनल लीग से थर्ड डिवीज़न में जाएगी। ओके। तो इसमें कंपटीशन जो बच्चों को मिलेगा या यंगस्टर्स को, वो कंपटीशन उनको मतलब बहुत अच्छा समझिए कि एक्सपीरियंस देगा। देगा। और मुझे लग रहा है ऐसे में नंबर ऑफ मैचेस हैं, क्या वो इंक्रीज हुए हैं? बहुत है ना? इंक्रीज हुए तो हैं, जब बहुत ये increase इंक्रीज हुए हुआ है, नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज हुआ है, तो उतनी बार बच्चा खेलेगा, हैं। जी हाँ उतनी जी। बार वो compete करेगा हाँ, एक दूसरे टीम के साथ, जी हाँ जी। और उनके जो स्किल है वो कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से डेवलप होंगे। हाँ होगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मैं अभी आपको ऐड कर रहा हूँ, इसमें एक ब्लू क्लब्स करके उन्होंने एक नया फॉर्मेट ऐड किया है। ये पहले बेबी लीग के नाम से चलता था, हमने रायगढ़ में कराया है। अच्छा। बेबी लीग 2 साल, वो एकदम ऑफिशियल है। हाँ, वो 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए होता है। हम्म। तो वो अभी ब्लू कप्स के नाम से नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। अच्छा। उसमें जो है कम से कम बच्चों को लीग सिस्टम में कम से कम समझिए कि 8 टीमें आपको लेना है, तो 16 मैचेस उनको खेलने हैं। 14-15 मैचेस खेलने ही होते हैं। तो जो बच्चे जिनका नेचुरल स्किल है, हाँ। वो उस मैच में खेलते खेलते ही डेवलप हो जाता है। डेवलप हो ये जाते हमारा हैं। एक्सपीरियंस है, हमने 2 साल कराया है। हाँ, हाँ, हाँ। और वहाँ से ही बच्चे फिर फुटबॉल से जुड़ने लगते जुड़ने हैं, जब लगते उनको वहाँ पे मोटिवेशन आता है। हाँ। खुद से उनके पेरेंट्स को लगता है कि यार ये बच्चा तो मेरा फुटबॉल अच्छा खेलता है। है ना, कुछ बिल्कुल, हाँ। हाँ, और ऑफिशियल है तो वो भी उनके कैरियर में ऐड हो जाता है। हाँ, हाँ, कि इन्हें बेबी लीग खेला हुआ है, बिल्कुल। उसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मान्य होता है। जी। तो ये बेबी लीग का भी बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। वो हमने कराया है, बहुत अच्छा फ़र्क देखा है। हमारे पास जो आज मैंने बोला 400 प्लेयर के आसपास है, कम से कम उसमें 50 से 60 प्लेयर जो ऐसे हैं जो बेबी लीग के थ्रू आए हैं हमारे पास। 50 से 60 प्लेयर्स। हाँ, हाँ। जिनके फैमिली में कभी भी किसी स्पोर्ट्स का, बड़े स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था। कोई और बैकग्राउंड नहीं, उनका हाँ। ये सपना है कई बच्चों का कि वो फ्यूचर में प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बने। और हमारी शुभकामनाएं उन बच्चों के हाँ, साथ हैं। अभी लाइक मेरे एक प्लेयर है अभी, तो उनके फादर हैं, उनने अभी उसको हमारी एकेडमी, क्योंकि हम तो अभी स्टार्ट किए हैं और काम चालू किया हमने। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो ऑलरेडी सेट एकेडमी है, तो हमारी एकेडमी से ले जाके उन्हें वहाँ उनको एडमिशन करा दिया। अच्छा। तो ये रायगढ़ के लिए अच्छी बात है हाँ। कि पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा इस रूट पे जाए। जाए, हाँ, हाँ। जी हाँ। और एक सही गाइडलाइन के थ्रू वो जाए। जी एक इंडिविजुअल खेलना और गाइडलाइंस लेते हुए जी। खेलना, एकेडमी के साथ जुड़कर खेलना, दोनों में जी, बहुत बहुत डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस, बहुत डिफरेंस। जी जी, यहाँ उन सभी बच्चों के लिए हमारे शुभकामनाएं हैं, वो जीवन में आगे बढ़ें। रेडियो धूम 89.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, और आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं मिस्टर दीपक गहलोत, फुटबॉल मैनेजर, ओनर ऑफ द फुटबॉल एकेडमी। और चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। एक फुटबॉल प्लेयर, एक क्रिकेट प्लेयर, जी कोई भी प्लेयर, वो सबसे पहले तो स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि सारे फील्ड कुल मिलाकर वो होता है स्पोर्ट्स। जी तो अब हम फुटबॉल से थोड़ा जो एक स्पेसिफिक टॉपिक से हम थोड़ा सा अलग हो रहे हैं दीपक जी, जी कि अगर न केवल फुटबॉल बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स में जी। यदि कोई बच्चा या कोई यूथ अपना करियर बनाना चाहता है, तो पहला स्टेप वो क्या ले? देखिए क्या है कि ऐसा लगता है भारत देश के अंदर कि बहुत सारी जगह पे कि कोई कैरियर नहीं है स्पोर्ट्स में। हाँ, हाँ, ये बहुत मतलब इस सोच को और डेवलप होने की जरूरत है कि हाँ। हर जगह कैरियर है। बिल्कुल। जैसे आप इंडस्ट्रीज सुनते हैं ना, हाँ, हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज, हॉलीवुड हाँ, हाँ। इंडस्ट्री हो गया, हाँ, साउथ हाँ, इंडस्ट्री हो गया, हाँ, हाँ। क्योंकि सिनेमा हर कोई देखता है, तो मैं हाँ, उस तरीके हाँ, से समझा हाँ, रहा सही है, हूँ सही। कि ये वैसे ही है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, हाँ, हाँ, हाँ। स्पोर्ट्स भी एक इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री है, बस ये है कि वो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे आ गई है इंडिया में। अच्छा। जिस तरीके से गवर्नमेंट और जितने भी फेडरेशंस हैं वो काम कर रहे हैं। आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ से ओलंपिक में जाके बहुत सारे बच्चे गोल्ड मेडल्स लाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बैडमिंटन में देख सकते हैं गोल्ड हाँ, मेडल्स हाँ, लाते हाँ, हैं, हाँ। है ना। उसके अभी नीरज सर हैं, नीरज सर हमेशा जैवलिन में वो गोल्ड और सिल्वर से नीचे वो सोचते ही नहीं नहीं है। है, हाँ, हाँ, तो हाँ। ये चीज़ हमारे लिए वो जो इंडस्ट्री पे टॉप लेवल पे आ गए हैं, अब वो ग्रास रूट लेवल पे इंडस्ट्रीज के काम स्टार्ट हो रहे हैं। तो हर स्पोर्ट्स में वो पोटेंशियल है कि आप अपने बच्चे को उस इंडस्ट्री का पार्ट बना सकते हैं। मगर ये पार्ट कई तरीके के हैं। हाँ, हाँ। आप अगर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन लाइक आप प्लेयर जुड़ना चाहते हैं, तो प्लेयर जुड़ जाइए आप। बिल्कुल, हाँ। एकेडमिक्स क्लब जो है रजिस्टर्ड, जिस भी हाँ, हाँ। स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक, हाँ, हाँ। पहले आपको देखना है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं अपने फेडरेशन पे। बिल्कुल, हाँ, हाँ। वहाँ पे आप जुड़ जाइए, ठीक है। और ऐसा है कि आपको आपका ध्यान एजुकेशन की तरफ है, मगर आपका लाइक हार्ट ये होता है कि मुझे स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, तो आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्पोर्ट्स पे आ सकते हैं। जैसे अभी देखिए बड़े बड़े जो लीग्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर, आप इंडियन प्रीमियर लीग हो गया क्रिकेट का, है ना,
जी। इंडियन सुपर लीग हो गया आपका फुटबॉल का, हाँ हाँ। आपका प्रो कबड्डी स्टार्ट होने वाला है, आपका बैडमिंटन लीग है, और आई थिंक मैंने सुना है, मैं भी ठीक से पता नहीं मुझे, कि खो खो का स्टार्ट होने वाला है। अच्छा। हाँ। कुश्ती का भी अभी कुछ टाइम हुआ था। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये सब जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक गेम पे जो काम कर रहे हैं, उस पे आपको प्लेयर और कोच के अलावा बैक ऑफिस वर्कर चाहिए मैनेजमेंट के लिए। मतलब एक टीम के पीछे कम से कम 10 लोग चाहिए। उसमें आपका फिजियो है, डॉक्टर है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, अच्छा। आपके कोचेज हैं, आपके मैनेजर्स हैं, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो आप अपना ऑल ओवर कैरियर भी उसमें देख सकते हैं। यानी हम जो सिर्फ देख रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत से रोल हैं बहुत से काम जो निभाने हैं, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स में दिख रही opportunities हैं। हैं। इसमें जो भी काम करें, जैसे आईपीएल का तो आपको पता है कि 10,000 करोड़ की लीग है, हाँ, 5,000 करोड़ की है। हाँ हाँ हाँ। तो वो पैसा केवल एक के पास नहीं जा रहा है ना, वो बिल्कुल। जितने लोग काम कर रहे हैं उनके पास जा रहा है। सही है, और सही मैं है, एक बात बताना चाहूंगा, अच्छा खासा पैसा है। हाँ हाँ हाँ। यानी अगर अगर इसमें जाते हैं आप कैरियर हाँ, बनाने, बैक बिल्कुल। ऑफिस भी जाते हैं, तो बहुत पैसा है। आपको जो मिनिमम सैलरी 30-40,000 चाहिए, वो आपको मिलती है वहाँ पे। मिलती है जी। यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई स्पोर्ट्स में तो सिर्फ फेम है और एक एज तक खेला, फिर उसके बाद तो करियर स्टॉप हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। जी हाँ, आप मुझे ही देख सकते हैं, मैंने फुटबॉल में डिप्लोमा किया मैनेजमेंट में, और मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं आप, ग्राउंड में नहीं दिखते, बट बैक ऑफ द ग्राउंड आप होल वर्क कर हाँ, रहे होल हैं। वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही, जो श्रोता हमें सुन रहे हैं और स्पेशली जो यूथ हमें सुन रहे हैं, अगर उन्होंने सोचा है कि हमें इस दिशा में कुछ करना है, तो ये पॉइंट जो आपने अभी कहा कि एज अ करियर आप इसे ले सकते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट या कुछ समय की फेम के लिए खेला, कुछ मैचेस खेले और फिर हमने अपना जो रूट है वो डाइवर्ट कर लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं और है। ये कैरियर क्या है, एजुकेशन के थ्रू ही आएगा। एजुकेशन के थ्रू हाँ, आएगा, बिल्कुल। आप जो अभी देखिए क्या होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्स अब इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो कर रहे हैं, कई फेडरेशंस के साथ मिलके कर जी, रहे हैं। जी। आपका अभी जैसे LNIP है, पटियाला NIS है, अच्छा। वहाँ पे आप जाएंगे तो अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का आया था, ठीक है। अभी स्पोर्ट्स साइंस आ गया है, स्पोर्ट्स साइंस पे आप काम करिए, आप स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग पे काम करिए, जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट आते हैं स्पोर्ट्स को प्लेयर को डेवलप करने के लिए उस पे आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बहुत सारी, मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और उसमें आपका इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट आ जाएंगे। आपको जर्नलिस्ट भी बनना है और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। जैसे आप कई जो चैनल्स देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच खत्म हुआ, उसके बाद वो डिस्कशन करने बैठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रॉपर उनने वो चीज़ें पढ़ी हैं, एजुकेशन के थ्रू ली है, और वो वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से उठा लिया कि चलो आप बैठ के बात करिए। पैनल में जितने भी स्पेशलिस्ट जो पर्सन है, उन्होंने स्पेशल उस पे या तो कोई कोर्स किया है, या तो उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा होगा, जिसमें वो डिस्कस करते हैं। बस इसमें ये है कि अब इंडिया में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एजुकेशन जो स्पोर्ट्स एजुकेशन है वो बढ़ रही है। तो यानी आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में एजुकेट होने की बहुत ज़रूरत है। अब स्पोर्ट्स को एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एजुकेशन के तौर पे लेंगे तभी कैरियर बन सकता है। क्योंकि भाई हम जब बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो, तुम अच्छा कैरियर बनाना है, तो स्पोर्ट्स को भी पढ़ना समझना पड़ेगा, तब जाके वो कैरियर बनेगा। जी। तो अगर हम स्पोर्ट्स की पढ़ाई की बात करें या कोर्सेज की बात करें, तो क्या ये अलग अलग होते हैं? क्या जिस फील्ड में जाना है उसके अलग अलग कोर्स बने हुए हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में भी जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, जो कोच होते हैं, क्या उनके कोर्स अलग होते हैं, या जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट करते हैं उनके कोर्सेज? तो ओवरऑल मेरा प्रश्न ये है कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए और प्रोफेशनलिज्म में जाने के लिए किस तरीके के कोर्सेस होते हैं? देखिए, अभी जो लोगों की नज़रों के सामने है, क्योंकि प्रोफेशनल साइड से तो थोड़ा अभी बढ़ रहा है, मगर हम एकेडमिक साइड और प्रोफेशनल साइड 2 साइड मानते हैं। जिसमें आप जैसे आप स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर, पहले PTI बोलते थे, अब स्पोर्ट टीचर बोलने लग गए हैं, तो वो उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो वो डिग्रीज के बारे में बात करते हैं कि मैंने BPEd किया, MPEd किया, या NIS किया। तो ये पहले क्या था कि जो BPEd MPEd है वो एकेडमिक लाइन पे है, NIS भी वहाँ है, जैसे साई वगैरह जो संस्था है वहाँ पे काम करते हैं। मगर अब प्रोफेशनल साइड आ रहा है। पहले NIS वगैरह जो है वो आपका प्रोफेशनल साइड पे काम कर लेते थे, मगर प्रोफेशनल साइड पे काम करने वाले कोचेस वगैरह थोड़े अलग चाहिए। अच्छा। मतलब केवल पर्टिकुलर एक ही स्पोर्ट्स पे जो काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल साइड पे चाहिए जी। और आपका BPEd MPEd NIS वगैरह है उनको
कई स्पोर्ट्स के लिए एजुकेट किया जाता है। तो वो आपका जो स्कूल नेशनल्स जो होते हैं या एकेडमिक साइड के जो नेशनल कॉलेज वगैरह में होते हैं, आपका जी, लोकल हो गया, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिविजनल हो गया, स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, हाँ। उस पे काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो और खेलती बेसिकली हैं, स्टूडेंट्स को वो उस हाँ, इंस्टीट्यूशन के yes, स्टूडेंट्स को आगे लेकर वो आगे जाते लेके हैं। जाते हैं। हाँ, और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोचिस का जो है वो उसकी पढ़ाई अलग होती है, वो आपका फेडरेशन के अंडर होता है। जी। तो जैसे हमारे पास जो कैटेगरीज हैं कोचेस की, डी लाइसेंस है, हाँ, हाँ। सी लाइसेंस है, मतलब वो डाउन टू टॉप जाता है, अच्छा। डी, सी, अच्छा। बी, ए, और ऊपर जाता है प्रो लाइसेंस, मतलब वो टॉप लेवल का लाइसेंस। प्रो लाइसेंस। हाँ। हाँ। तो इनका जो है, इनके जैसे डी लाइसेंस है, उनके कोर्स 5 डे के होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं। वो फिर जब वो उसको पास कर लेते हैं तो फिर वो उस लाइसेंस लेके ट्रेनिंग के लायक हो जाते हैं, मगर उनके पास स्पेसिफिक एज कैटेगरीज होती है। और इसमें पैसा भी उनको अच्छा मिलता है। 5 दिन का कोर्स है, कुछ 15,000 के आसपास का खर्च है। अच्छा। मगर जब आप किसी एकेडमीज में जाएंगे तो आपको मिनिमम 8,000 टू 10,000 12,000, वो थोड़ा क्वालिटी के करना ऊपर होता है। वो हाँ। एकेडमी आपको पे करेगी। हाँ, हाँ, हाँ। उसके अच्छा। लिए। तो ये दोनों अलग अलग रूट हैं। अच्छा। इसमें हर स्पोर्ट्स में सेम है, हर स्पोर्ट्स में सेम है, ऐसा सेम नहीं है है, कि केवल फुटबॉल में है। हाँ, हाँ, हाँ। जो प्रोफेशनल साइड है उसके कोचेस जो हैं वो फेडरेशन और उनके जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाँ। थ्रू ही आएंगे। और उसके अलावा जो पहले बताया NIS पटियाला और आपका क्या कहते हैं LNIPU जो करा रही हैं कोर्सेज स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें आपका फिजियो है, डॉक्टर है, आपका जर्नलिस्ट है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आएंगे तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप किसी भी क्लब या एकेडमी के साथ एज ए मैनेजर वगैरह जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ऐसे हैं वो, अभी इंटरनेशनली बहुत होते हैं वो कोर्स। बहुत सारे इंडिया हैं, में अभी कई जगह पे, कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ने वो स्टार्ट किया है। कमेंट्री जो करते हैं जी वो भी एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम कह सकते हैं कि क्योंकि उसमें भी क्या डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है या वो इससे अलग है? नहीं, वो एक्चुअली उसके बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है। वो बहुत तो मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, समझिए। जो कमेंट्रेटर हाँ, होते हाँ, हाँ, हैं हाँ। उनको बहुत डीप नॉलेज होता है, उनका पास्ट, जो प्लेयर खेल रहा है उसका पास्ट, उस गेम का पास्ट। तो ऐसे करके बहुत कुछ होता है जो उनको पता होना चाहिए, पता मतलब होना उनको चाहिए। बहुत स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि एक्चुअली वो एक लिंक की तरह होते हैं ऑडियंस और हाँ, यस यस। प्लेयर्स के बीच हाँ, में। yes। और वो सारी चीज़ों को विजुअलाइज, अगर हम सुन रहे हैं तो उसे विजुअलाइज करते हैं, अगर वो विजुअल है तो उसे फील कराते हैं और उसे कंपैरेटिव लेवल पे शो करते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था, नाउ आप Yes, yes, एट yes, प्रेजेंट yes, ये yes, देख yes, रहे yes, हैं। yes, yes। तो बहुत उसके डीप लिए नॉलेज हाँ, की जरूरत कमेंट्री है। करने के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए। आपका उसमें एजुकेशन का ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। हाँ। आप नॉर्मली एजुकेशन से आते हैं, मगर आपका नॉलेज बहुत डीप होना चाहिए। बहुत डीप होना चाहिए। रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज हमारा विषय है स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाएं। और इस दिशा में मिस्टर दीपक गहलोत ने बहुत सारी बातें बताई हमें, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमें शायद पता भी नहीं थी। एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जब हम किसी स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, हम उसे देखते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, और जब हमारी टीम, हमारी इंडिया की टीम किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर के अपने आप को एक ऊपर स्तर में खड़ा करती है, एक टॉप लेवल पर जब खड़ा करती है और जब हमारा तिरंगा लहराता है, उस समय हमें कितनी खुशी होती है। तो आपने शुरू से लेकर अब तक यही बात कही कि इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट ना लें, इसे एक एजुकेशन की तरह लें, क्योंकि वो जो गर्व है ना, वो हर भारतीय महसूस करता है उस समय, जिस समय हमारा तिरंगा जब लहराता है, जब हम जीत जाते हैं। तो ये खुशी मनाने के लिए हमें एक रूट लेवल पर इस पे काम करना पड़ेगा। यदि हमारे घर में बच्चे स्पोर्ट्स को लेकर आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। और ये बातें अब तक की चर्चा में हमें समझ में आई। अंत में दीपक जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा, जितने भी बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए एक बेहतरीन संदेश है मेरे पास। अगर आपको लगता है कि आप में कोई स्पोर्ट्स की क्वालिटी है, सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए कि आप मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। स्पेसिफिक आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा, आप किस स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छे से जा सकते हैं, और प्रॉपर उस स्पोर्ट्स को चूज़ कीजिए और अच्छे कोचेस के अंडर आप ट्रेंड होइए। आपको थोड़ा सा कंटिन्यू रिसर्च करते रहिए कि स्पोर्ट्स में क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, क्योंकि आप एक लिमिट टाइम के लिए कोचेस वगैरह के साथ रहते हैं, उसके बाहर निकल गए। इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने कहा, मैंने किया कि उसको आप एक एजुकेशन की तरह दीजिए। हाँ। तब आप प्रॉपर कैरियर बना सकते हैं। जी। और आप
कभी भी अपने आप को डोमिनेट मत कीजिए, क्योंकि जब आप एजुकेट होते रहते हैं किसी स्कूल कॉलेज से, आपको इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, तो आप क्या होता है रूट ढूंढते हैं कि भाई अगर मैंने 12th कर लिया तो मुझे किस कॉलेज में जाना है, क्या है। हाँ, वैसे ही स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को आप अभी जो लोकल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपको टॉप लेवल पे जाने के लिए जो रूट है वो थोड़ा सा अभी, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है, हाँ, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जी, तो जी। डोमिनेट बिल्कुल मत होइए कि कोई कैरियर नहीं है करके। और उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे, उन माता पिता से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे खेलते तो बहुत अच्छा हैं पर हो सकता है कि पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं? इस इंडस्ट्री पे भी बहुत पैसा है, बस आपको प्रॉपर रूट ढूंढना है, क्योंकि हर जो पेरेंट्स है वो चाहता है कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, फ्यूचर सिक्योर हो और एक फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। हाँ, हाँ, फ्यूचर सिक्योर, उसमें सब कुछ आ जाता सब कुछ आ है, जाता और थोड़ा है। नाम भी कम है। स्पोर्ट्स ऐसा है कि पैसा भी देता है, नाम भी देता है। हाँ, हाँ। और मैंने आपको पूरे इंडस्ट्री में कई काम है, तो आप केवल प्लेयर नहीं, एज ए कोच, एज ए मैनेजर, एज ए फिजियो, एज ए डॉक्टर, हाँ। एज ए टीम मैनेजर समथिंग, और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और ग्रेजुअली ये पोस्ट बढ़ती भी जाती है अगर हमने बहुत। प्लेयर से स्टार्ट किया है और करियर। स्पोर्ट्स में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको क्वालिटी के ऊपर मिनिमम से जो है वो बेहतर मिलता है। लाइक आप मिनिमम सैलरी अगर 30,000 है, हाँ, अगर हाँ, आप उसी काम पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आप मैनेजर हैं, तो उसी काम पे आपको 1.5 लाख भी मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, सब कुछ है कैरियर में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस भी आप अपना बहुत अच्छा हाँ। बना सकते हैं। बना सकते और अगर पेरेंट ये समझते हैं कि बच्चा खेल रहा है और पढ़ाई में बहुत वीक है, अब इसका क्या होगा, तो उस खेल को आगे लेकर भी बच्चे का करियर बनाया जा सकता है। पेरेंट को ज़रूरत है अपने बच्चों को मोटिवेट करने की। हाँ, थोड़ा सा रूट ढूंढना पड़ता है, अभी यही चल रहा है, यही प्रॉब्लम है कि रूट नहीं पता है। हाँ, हाँ, तो आप ऐसे लोगों से मिलिए, बात करिए जो आपका रूट बता सके, जी, तो जी। वो आपको रूट बताएंगे, आप अपने बच्चे को श्योर बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं। और दीपक जी, रेडियो धूम 89.6 आकर आपको कैसा लगा? मुझे तो एक्चुअली जब मुझे पता चला कि आपका जो रेडियो है वो लोकल लेवल पे बहुत एजुकेशन दे रहा है हर सब्जेक्ट पे, जी, जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कि भाई हमारा एक लोकल चैनल है, जी, वो जी। अपना सा लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे जितने भी हैं नेशनल लेवल पे रेडियोज़ हैं, वो नेशनल लेवल की बात करती है, मगर हमारी जो अपनी बात है अपने डिस्ट्रिक्ट लोगों लेवल के लिए, अपनों की, जी। तो वो चीज़ हम कर नहीं पाते, वो हाँ, आपके हाँ, थ्रू हो रही है, तो इससे अच्छा और क्या है। तो मैं अपने तरफ से रेडियो धूम को थैंक यू बोलूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी जो करियर गाइडेंस है स्पोर्ट्स में वो हमें और हमारे श्रोताओं को बताई हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियो आए और आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को स्पोर्ट्स से संबंधित इतनी सारी जानकारी मिली। स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।